हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने स्लेव डायनेस्टी ऑफ दिल्ली सल्तनत को क्लियर किया था और उसको हम कंप्लीट कर चुके थे। तो कंप्लीट एट द लास्ट हमने पढ़ा था गयासुद्दीन बलबन के बारे में, जो खुद भी एक स्लेव था उसी डायनेस्टी का, और जो 40 पीपल का ग्रुप था उसमें से ही एक था, और क्या बनता है, उस एम्पायर का एम्परर बनता है। ही वॉज द लास्ट पावरफुल एम्परर ऑफ स्लेव डायनेस्टी। उसकी डेथ के बाद उसके जो सक्सेसर्स होते हैं, उसका बेटा और उसका ग्रैंडसन, सो क्यूमरस वाज द लास्ट किंग ऑफ स्लेव डायनेस्टी। और उसके बाद से हमें खिलजी डायनेस्टी पढ़नी है, और खिलजी डायनेस्टी के बाद आएगी हमारी तुगलक डायनेस्टी। तो हम इन दोनों डायनेस्टीज से पहले थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं, रिकेप पे आ जाते हैं। तो हमने गयासुद्दीन बलबन के बारे में पढ़ा था कि गयासुद्दीन बलबन ने क्या किया था, एक स्पाई आर्मी स्टार्ट की थी अपनी, ठीक है ना। स्पाई आर्मी मतलब वो छुपे लोग जो राजा के बारे में या दूसरी जो प्री कंडीशन उसके किंगडम में चल रही होती हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं, या राजा को बताते हैं कि कौन क्या सोचता है आपके बारे में, कौन क्या प्लान कर रहा है। तो उस प्रकार की उस टाइप का एक स्पाई सिस्टम स्टार्ट किया था उसने। और जो चहलगानी ग्रुप था 40 लोगों का, उसकी पावर को सरप्रेस्ड कर दिया था, वीक कर दिया था। उसकी डेथ के बाद स्टार्ट होता है खिलजी डायनेस्टी। तो हम यहाँ से कंप्लीट करेंगे। खिलजी डायनेस्टी का ओवरऑल जो रूलिंग पीरियड है वो 1219 से 1320 तक रहता है। एम्पायर में सबसे ज़्यादा अगर पावरफुल कोई भी है तो वह है अलाउद्दीन खिलजी, जिसके बारे में मूवी जो देखी है पद्मावत, उसमें भी देखा है, ठीक है ना। चित्तौड़गढ़ के राजा जो थे उनकी स्टोरी, उनकी वॉर और अलाउद्दीन खिलजी की वॉर को उस मूवी में शो कराया गया है, तो लगभग सबने वो मूवी देखी होगी। अच्छा, अब अलाउद्दीन खिलजी जो है वो एम्पायर को टेक ओवर कैसे करता है तो हम उसको समझेंगे। जलालुद्दीन जो है इसका अंकल, अलाउद्दीन का जो अंकल है जलालुद्दीन, वो क्या करता है, वो जो लास्ट स्लेव डायनेस्टी का लास्ट किंग है गयासुद्दीन बलबन का ग्रैंडसन क्यूमरस से पहले जो क्यूमरस के फादर थे उनको वॉर में हराता है और क्यूमरस को सरप्रेस कर देता है, मतलब वीक कर देता है, और अपना एम्पायर स्टार्ट करने लगता है। तो जिस एम्पायर में ओवरऑल स्लेव डायनेस्टी थी उसी एरिया में खिलजी डायनेस्टी स्टार्ट हो जाती है। जलालुद्दीन एम्परर बनता है या सुल्तान बनता है, और उसके बाद जलालुद्दीन को मार के अलाउद्दीन क्या करता है, उस एम्पायर को कनकर कर लेता है। तो अलाउद्दीन जो है वो जलालुद्दीन का नेफ्यू भी है और सन इन लॉ भी है, जिसने जलालुद्दीन को मार दिया और खुद क्या बन गया, राजा एम्परर बन गया। और सुल्तान, मोस्टली अगर बोलना चाहिए तो हमें सुल्तान बोलना चाहिए, क्योंकि ये सल्तनत पीरियड है और इस टाइम पे सुल्तान सी हुआ करते थे, ठीक है ना। तो इस तरह से वो क्या बनता है, एम्पायर को टेक ओवर कर लेता है। उसके बाद सबसे पहले कहाँ पे अटैक करता है, तो गुजरात और मालवा के एरियाज पे सबसे पहले अटैक करता है। पिछली जो पीडीएफ वाली क्लास थी उसमें भी मैंने बताया था कि मिलिट्री स्किल अलाउद्दीन की बहुत अच्छी थी, और सबसे बेहतरीन चीज़ थी उसका एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में दो चीज़ें आप यहीं समझ लीजिए इन शॉर्ट, कि मार्केट जो था, मार्केट को बहुत अच्छा बिल्डअप किया था अलाउद्दीन के टाइम पे, अलाउद्दीन ने खुद। तो उस टाइम मार्केट में हर चीज़ें होती थी, सब कुछ कैश में होता था। कैश में होने से क्या होता था, राजाओं के पास रेवेन्यू बहुत अच्छा आता था, स्लेव्स भी बेचे जाते थे, गाय घोड़े बकरी सब कुछ मार्केट में ही बेचा जाता था। मार्केट को मेंटेन करने के लिए इसका एक अलग एडमिनिस्ट्रेशन था, उसमें कुछ लोग थे जो मार्केट को कंट्रोल करते थे। और इसी टाइम पे सबसे बेहतरीन चीज़ ये थी कि जो भी इसके टाइम पे क्या मिलिट्री में लोग थे, जो इसकी फौज थी, जो सोल्जर्स थे, उनको ये कैश में सैलरी दिया करता था। तो कैश में सैलरी का मतलब था लोगों की ज़रूरतें पूरी हो रही थी, और उस तरह से इसकी मिलिट्री बहुत बड़ी थी। तो क्योंकि अलाउद्दीन को बहुत बड़े एरिया कनकन करने हैं, बड़ी मिलिट्री और लॉयल मिलिट्री की रिक्वायरमेंट है, तो वो कैश में ही उन्हें पेड करता है। और अलाउद्दीन से पहले अगर कोई है जैसे मिलिट्री का ख्याल है तो वो है इल्तुतमिश। उसने लैंड्स जो थी, ज़मीनें जो थी, अपने सोल्जर्स के नाम कर दी थी, इसे इक्ताक कहा जाता था। तो ये दोनों चीज़ें हमने समझ ली। एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत पावरफुल इंसान है, मिलिट्री में तो बहुत से
कोई भी हराने वाला लगभग है ही नहीं, जहां हाथ डाल दिया वहां वो जीत के ही आया। चाहे उसने ओवरऑल वो एरिया हो, राजस्थान में छोटे छोटे राजाओं को हराने का काम हो, मतलब अगर किसी राजा को लड़ने गया है, इस तरह से अलाउद्दीन का दिमाग इस तरह से चलता था कि अगर किसी राजा से लड़ने गया है और उस राजा का फोर्ट पे अगर पॉसिबिलिटीज़ नहीं है, राजस्थान में मोस्टली आप देखेंगे ऐसे ऐसे फोर्ट हैं जहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ नहीं है, ठीक है ना। जैसे रणथंबोर का किला है, पॉसिबिलिटीज़ ही नहीं है, नॉर्मल आपकी आर्मी चढ़ जाए, ठीक है ना। और एक किला है, रणथंबोर का किला है राजस्थान में, और भी किला है, एक किला भी मुझे याद नहीं आ रहा, अगर अभी टॉपिक में नाम याद आ जाएगा तो मैं बताऊंगा कहाँ का किला है। वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, चढ़ना मतलब पॉसिबल ही नहीं है। तो अलाउद्दीन क्या करता था, वहीं अपनी आर्मी रोक लेता था महीने महीने, 2-2 महीने, 3-3 महीने। अब जो फोर्ट के अंदर जो दूसरा राजा है अपोनेंट, उसके साथ प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगेंगी। क्यों? क्योंकि जो खाने के लिए रखा है वो ख़त्म हो जाएगा 2-4 महीने बाद, तो तुम अपने आप बाहर आओगे, तो या तो तुम अलायंस करोगे या फोर्ट हमें दे दोगे या लड़ोगे। तो मतलब इतना शार्प दिमाग था इस पर्सन का, ठीक है। तो सबसे पहले खनन करता है गुजरात को, राजस्थान को, ठीक है। और उसका सबसे जो भरोसेमंद आदमी है वो है मलिक गफूर। मलिक गफूर ही उसका मिलिट्री कमांडर है, और मलिक गफूर को ही वो भेजता है डेक्कन वाला एरिया, मतलब जो साउथ के एरियाज हैं वहाँ पे एम्पायर को बढ़ाने के लिए वो मलिक गफूर को ही भेजता है, ठीक है ना। मलिक गफूर डेक्कन का एरिया कवर करता है, और अलाउद्दीन बिकेम द फर्स्ट मुगल रूलर हु कॉन्कर्ड डेक्कन, मतलब पहला सुल्तान जिसने डेक्कन, विंध्यांचल जो पर्वत है, विंध्यांचल पर्वत के उस तरफ का एरिया जो नीचे का है साउथ का, वहाँ पर एम्पायर फैलाने वाला पहला राजा बनता है। और उसी टाइम पे गुजरात के यादव्स, ककातियास और होयसाल्स, ये सब क्या करते हैं, ओवरलॉर्डशिप एक्सेप्ट कर लेते हैं अलाउद्दीन की। तो एम्पायर उन्हीं लोगों के बने रहते हैं, लेकिन वेस्ट एम्पायर किसका कहलाता है, अलाउद्दीन का। ओवरलॉर्डशिप को हम अकबर को जब हम पढ़ेंगे मुगल डायनेस्टी वहाँ पे भी समझेंगे। ओवरलॉर्डशिप का मतलब ये होता है कि अगर एक राजा है तो वो अपने एरिया का राजा रहेगा, रेवेन्यूज उसके रहेंगे, मिलिट्रीज उसकी रहेगी, लेकिन वो ये मान लेगा कि हमसे ज़्यादा पावरफुल कौन है, ये राजा हैं जिनकी हम ओवरलॉर्डशिप ले रहे हैं। तो जब भी अगर वो राजा बुलाएंगे हेल्प के लिए, तो ये क्या करेंगे, उनकी हेल्प के लिए वहाँ जाएंगे, ठीक है ना। और उनको रिस्पेक्ट देंगे, अगर उनके कोर्ट में जाएंगे तो उनका जो मोनार्क है जहाँ वो बैठते हैं, सिटिंग सीट है, वहाँ से नीचे बैठेंगे। तो इस तरह से ओवरलॉर्डशिप होती थी, पहले यहाँ स्टार्ट हुई, फिर मुगल्स में हम पढ़ेंगे। तो इस तरह से ये अलाउद्दीन का एरिया चलता है, और डेक्कन का प्लेटाउ जो साउथ का एरिया है वहाँ को कनकर्न करने वाला पहला राजा बनता है, या पहला कौन बनता है, सुल्तान बनता है। एक टाइम के बाद अलाउद्दीन की डेथ के बाद ये डायनेस्टी वीक होने लगती है। मैंने कई बार बोला है कि जब भी कोई राजा बहुत पावरफुल होगा और उसके जो सक्सेसर्स होंगे वो ढीले ढाले होंगे, तो क्या होगा, डायनेस्टी गड़बड़ा जाएगी। तो डायनेस्टी गड़बड़ा जाती है, और इसका ही मौके का फ़ायदा उठाते हैं तुगलक डायनेस्टी का गयासुद्दीन तुगलक। तो हम गयासुद्दीन तुगलक को पढ़ेंगे, और इसी पीरियड के बाद तुरंत तुगलक डायनेस्टी स्टार्ट होती है 1320 से 1414 तक। तो गयासुद्दीन तुगलक वाज द फाउंडर ऑफ तुगलक डायनेस्टी एंड ही सक्सीड हिज सन मोहम्मद बिन तुगलक। ओके, मोहम्मद बिन तुगलक को वो सक्सीड करता है, ठीक है ना। और इस एम्पायर में अगर सबसे ज़्यादा किसी को पढ़ना है तो मोहम्मद बिन तुगलक को और फिरोज शाह तुगलक को ही पढ़ना है। गयासुद्दीन तुगलक के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं है, बस इतना समझ लीजिए कि इस टाइम पे जो चीज़ें थी वो क्या थी, गयासुद्दीन तुगलक के टाइम पे ओवरलैपिंग नहीं थी चीज़ों की, ठीक है ना। रिलीजियन के बेस पे राजाओं को परेशान नहीं किया जा रहा था, ठीक। और वो सक्सीड करता है मोहम्मद बिन तुगलक को, अपने बेटे को। मोहम्मद बिन तुगलक नोन एज अ स्कॉलर
एक बहुत ऐसा राजा जिसको बहुत सारी नॉलेज होती है, अरबियन, पारसी, संस्कृत, तमिल, ये सारी लैंग्वेजेस की नॉलेज है उसे, मैथमेटिशियन की नॉलेज है, ठीक है, मेडिकल्स की नॉलेज है, ठीक है, तो बहुत हैवी नॉलेज है उसके पास, और वो उस टाइम का, इस सल्तनत पीरियड का सबसे ज़्यादा नॉलेजेबल या वाइज किंग भी माना जाता है, ठीक है ना। तो अब मोहम्मद बिन तुगलक के साथ लेकिन प्रॉब्लम्स क्या होती हैं, क्योंकि तुगलक डायनेस्टी का एम्पायर फैल चुका है, ठीक है ना, ओवर टू पाकिस्तान में सिंध, दिल्ली, महाराष्ट्र और साउथ में विंध्या के नीचे तक। तो जब फैल चुका होता है तो दिल्ली पे बैठ के ये पूरा मैनेज नहीं कर पा रहे होते। अभी मैं यहाँ पे मैप में समझा देता हूँ। तो अगर इस तरह से देखिए तो ये एरिया, ये पूरा एरिया, यहाँ तक का ये जो पहले एरिया में बना रहा हूँ, ये ओवरटेक हो रहा था खिलजीज के टाइम पे। तो खिलजीज के टाइम पे ये पूरा एरिया ओवरटेक हो रहा था, और फिर मलिक गफूर को भेज के वो क्या करता है, विंध्या रीजन को भी कंट्रोल करता है अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है ना। तो इतना पूरा एरिया अलाउद्दीन खिलजी ने कंट्रोल किया। और फिर मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे ये एरिया और वेस्ट होता है, यहाँ पे ओवरऑल आता है कंट्रोलिंग, ठीक है ना। तो एरिया और वेस्ट हो गया है। तो मतलब मोहम्मद बिन तुगलक जो है एक टाइप से बहुत बड़े एम्पायर का राजा होता है, और यहाँ से चूँकि दिल्ली यहाँ है तो दिल्ली से क्या है, कंट्रोलिंग पूरे एम्पायर की वो नहीं कर पा रहा है। तो वो चाहता है कि वो अपनी कैपिटल को शिफ्ट करे दौलताबाद, और शिफ्ट भी करता है विद द सिटीजन्स। तो रेफ्यूजीज कैंप लगते हैं, बहुत दिनों तक लोग ट्रैवल करते हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या आती है, लोगों के पास खाने को नहीं होती, प्रॉब्लम्स आती हैं, लोग मरने लगते हैं, फैमाइन की कंडीशन आती है। तो वो रिटर्न हो जाता है कहाँ, दिल्ली फिर से। तो पहला डिसीजन जो था इसका रॉन्ग था। दूसरी चीज़ क्या थी, पहले सिल्वर कॉइन्स चलते थे, और इन्होंने चाइना को देख के क्या करते हैं, एक ब्रोंज जो होता है, ब्रोंज मेटल होता है, ब्रोंज के कॉइन स्टार्ट करते हैं, और ब्रोंज के कॉइन्स को टंका कहा गया उसके टाइम पे। तो टंका को इंट्रोड्यूस करते हैं। तो जब भी आप नई करेंसी लाएंगे तो पुरानी करेंसी एकदम से लोगों के हाथ से जाएगी, तो लोग बिना जेब के हो जाएंगे, उनके पास पैसे नहीं रहेंगे। तो इस टाइम पे लोगों के पास पैसे नहीं रह जाते हैं, उस टाइम पे कॉइन्स नहीं रह जाती हैं, करेंसी की बहुत प्रॉब्लम होती है, और पूरी जो उनकी जितने भी लोग हैं इनके एम्पायर में सब इन्हें गालियाँ देते हैं। तो एक ऐसा राजा जो बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल है, बहुत हाई लिंग्विस्ट है, बहुत सारी भाषाएं आती हैं, बहुत सारी चीज़ें आती हैं, मैथमेटिक्स आता है, साइंस आती है, ठीक है ना, फिर भी ऐसे गलत डिसीजन करता है। तो इसीलिए इस एम्पायर में मोहम्मद बिन तुगलक को एजुकेटेड बट फूल, मतलब एक राजा जो बहुत ही ज़्यादा होशियार है, नॉलेजेबल है, लेकिन मूर्ख राजा। तो एक मूर्ख राजा की इन्हें टाइटल दे दिया जाता है। और गयासुद्दीन तुगलक के बाद मोहम्मद बिन तुगलक के बाद उनका सक्सेसर बनता है फिरोज शाह तुगलक। और फिरोज शाह तुगलक को क्या है, उलेमास ने राजा बनाया था। अब ये उलेमास क्या होते हैं, तो जो मुस्लिम रिलीजन में बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल लोग होते हैं या हाईएस्ट नोबिलिटी होती है, उसको उलेमास कहते हैं। तो उलेमास इन्हें बनाते हैं। और जो जजिया टैक्स आप सुनते हैं कि दूसरे रिलीजन के लोग जो हिंदूज पे लगाया गया था मुगल पीरियड्स में, कि आप या तो क्या बनिए, मुसलमान बन जाइए, या हिंदू होने का टैक्स दे दिए। तो जजिया टैक्स को इंट्रोड्यूस करने वाला फिरोज शाह तुगलक था। ये 1 नंबर में क्वेश्चन कभी भी कहीं पे भी आ सकता है, ठीक है। और फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया, कंस्ट्रक्शन ऑफ कैनल्स, सराइस एंड मदरसा। सराइस वो जगह है जहाँ पर कोई भी रुक सकता है, जिसे आप आश्रम कहते हैं। कैनल्स इरिगेशन के लिए बनाए गए थे, और मदरसा मुस्लिम रिलीजन की एजुकेशन के लिए स्टार्ट किए गए थे। अच्छा, एक चीज़ और है, इस टाइम के पीरियड में जो रेवेन्यू कलेक्ट होता था, जो 1/3 होता था, और जो अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे रेवेन्यू था वो 1/2 होता था। और इन्होंने डेक्कन का जो एरिया है
डेक्कन का जो एरिया था वो बहुत ही फर्टाइल एरिया था, बंगाल का जो एरिया था ये भी बहुत फर्टाइल एरिया था। तो यहाँ पे रेवेन्यू बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर दिया था मोहम्मद बिन तुगलक ने कलेक्शंस बढ़ाने के लिए। तो फिर से फैमाइन की कंडीशन यहाँ बन जाती है और बहुत सारे लोग मरते हैं। ओके, इसके बाद हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे।